तो दोस्तों आज की मूवी एक ऐसे अमेरिकन सोल्जर की है जिसने एक युद्ध में जाकर 75 लोगों की जान बचाई और वो भी बिना गन की। क्या ऐसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और आज की कहानी एक ऐसे अमेरिकन सोल्जर की है जिसने 75 लोगों की जान बचाई और यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जवानों के प्रति देशभक्ति और बढ़ जाएगी। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव वर्जीनिया से, जहां पर हम डॉस और उसके पूरे परिवार को देखते हैं। इनका फैमिली का बैकग्राउंड पूरा आर्मी से जुड़ा हुआ है और उसके फादर ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की थी, लेकिन उस दिन से उसके फादर नहीं चाहते थे कि कोई भी उसका बच्चा आर्मी में जाए, क्योंकि लड़ाई में उनके 3 करीबी दोस्त मारे गए थे। उसके बाद डॉस के फादर ने हर दिन शराब पीना शुरू कर दिया, फिर अपने पत्नी को दिन रात मारते थे। एक दिन डॉस और उसके भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो अपने भाई को इतनी जोर से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसे बाद में इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि अपने भाई और अपने माँ से माफी मांगता है और वो उनसे वादा करता है कि आज के बाद से वो किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। और इसी के साथ 10 साल बीत जाते हैं और डॉस बहुत बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा समझदार भी हो गया है और उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है। इसलिए वो शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ बाइबल पढ़ता है। और उसका मानना है कि अगर तुमने किसी को परेशान किया तो ईश्वर तुम्हें उसकी सजा एक न एक दिन जरूर देगा। और एक दिन डॉस चर्च की सफाई कर रहा होता है और उसकी मॉम सिंगिंग कर रही होती है। तभी उसके एक दोस्त का बाहर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। सारे लोग तकलीफ में होते हैं, जिसे देखकर डॉस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसकी नजर एक और लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम स्टेला होता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर नर्स होती है, जिसको देखकर डॉस खुद को कसम दे देता है, शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। तभी डॉस खून डोनेट करने के लिए स्टेला के पास जाता है और वहाँ जाकर दोनों अपना अपना नाम पूछते हैं। अगले दिन फिर से डॉस ब्लड डोनेट करने के लिए स्टेला के पास आता है। स्टेला उसे देखकर कहते कि हम 2 दिन लगातार ब्लड नहीं निकाल सकते, लेकिन डॉस मजाक करते हुए स्टेला से अपना खून वापस मांगता है, लेकिन वो कहती कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन डॉस तभी वहीं पर अपना प्यार का इजहार कर देता है। अब इसे सुनकर स्टेला वहीं पर स्माइल कर देती है। फिर दोस्तों इनका यहीं से लव स्टोरी शुरू हो जाता है और उस दिन से ये दोनों डेली मिलना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जहाँ पर जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है और सरकार चाहती है कि जितने भी लोग हैं वो आर्मी में शामिल हो जाए। एक दिन डॉस के भाई आर्मी यूनिफॉर्म में उनके पास आता है और उसे ऐसा देखकर उसके फादर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहते थे। लेकिन तभी डॉस भी कहता है कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, हमें हमारे देश को बचाना। और वो कहता है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, बल्कि वहाँ पर मैं एक मेडिट के तौर पर जाऊंगा। अब इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मैंने जंग में बहुत लोगों को खोया है, अब मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग ठान लिए थे कि वो लोग युद्ध में जाएंगे, लेकिन उसके फादर उनके सामने हार मान जाते हैं। अगले दिन डॉस स्टेला से मिलता है और उससे बताता है मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगा, क्योंकि मैं आर्मी में जा रहा हूँ। अब ये सुनकर स्टेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे जंग के अंजाम पता है। तभी डॉस उससे वादा करता है मैं जैसे ही जंग से वापस आऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद डॉस का जाने का टाइम आ जाता है, जहां उसके गांव से बहुत से लड़के जा रहे थे, जिनमें से वो भी था। अब स्टेला उससे जाते टाइम एक छोटी सी बाइबल देती है, जिसके अंदर उसके एक फोटो भी थी, और उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। पहले डॉस को ट्रेनिंग करने के लिए कैंप में भेजा जाता है, जिसके बाद ही उसे बॉर्डर पर भेजा जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो किसी को ये नहीं बताया कि वो एक मेडिक के तौर पर आया है। कुछ देर के बाद वहाँ पर साजार आते हैं और सबको देखकर बहुत ही ज्यादा डांटते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस में आने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे। इसी बीच उनकी नजर डॉस के ऊपर पड़ती है और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसे कोई रस्सी से बांधो, नहीं तो ये हवा के झोंके में उड़ जाएगा। ऐसा उन्होंने उसके पतले शरीर को देखकर कहा था। फिर इसके बाद सारे लोग प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर डॉस सबसे अच्छा करता है और वो सारी चीजों में फर्स्ट आता है। अब इसके बाद बारी आती है बंदूक उठाने की, तो सभी लोग बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन वो बिना बंदूक उठाए खड़ा रहता है। जब सीनियर उसकी वजह पूछते हैं, कहता है कि मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि एक मेडिक के तौर पर आया हूँ, इसलिए मैं बंदूक नहीं उठा सकता। अब इस बात को सुनकर सार्जन उसे बहुत कुछ सुनाता है और सबके सामने बहुत बेइज्जत करता है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही खड़ा रहता है। फिर सार्जन उसे अपने कैप्टन के पास ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि जंग का उसूल है लड़ना, और कहते हैं कि बिना हथियार उठाए लड़ाई नहीं की जा सकती। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें बंदूक उठा नहीं होगा, अगर तुमने बंदूक
बंदूक नहीं उठाया तो तुम्हें बीमार बताकर आर्मी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर भी अपने बात पर अड़ा रहता है। यहाँ दोस्त के यूनिट में हम एक स्पीटी नाम के लड़के को देखते हैं। दोस्त को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है और उसे हर तरीके से बेइज्जत करता है और उसके ऊपर हाथ भी उठाता है और यहाँ तक कि उसके बाइबल से स्टेला की फोटो निकाल कर उसके बारे में अपशब्द बोलने लगता है। लेकिन दोस्त उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। सॉरी बोलकर वो अपना फोटो ले लेता है। ये बिहेवियर देखकर सब लोग उससे कायर कहने लगते हैं। अब दोस्त को एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया जाता है और उसे बाथरूम भी साफ कराया जाता है। साथ ही साथ उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है। ये किसी तरीके का बीमारी तो नहीं है। फिर वो डॉक्टर से कहता है गॉड उसे परमिशन नहीं देता कि वो किसी की जान ले। कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट कैप्टन को दी जाती है तो वो उसे यहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। वही दूसरी ओर जब ये बात साजर को पता चलती है दोस्त ने अभी भी इनकार कर दिया है गन को उठाने के लिए, तो वो उनकी यूनिट को 20 मील भागने की सजा देते हैं। अब दोस्त की गलती की वजह से उनकी यूनिट को ये सजा मिली थी। अब उसी यूनिट के कुछ लोग दोस्त को रात में बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसे अधमरा हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जब वो नहाकर आता है सार्जन उसके कैब में आकर कहते हैं कि दोस्त अब बस करो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अब तक तुम ऐसे ही मार खाते रहोगे और लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब तुम ये जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, तो वो कहता है कि सार्जन मैंने कब कहा कि मैंने मार खाई है। और वो कहता है कि मैं रात में सोते टाइम गिर गया था और मुझे किसी ने नहीं मारा। अब इस बात को सुनकर उसके यूनिट वाले हैरान हो जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और दोस्त की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इनकी यूनिट जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोस्त ने स्टेला से प्रॉमिस किया था कि वो जंग में जाने से पहले स्टेला से शादी करने जरूर आएगा। अब सभी को अलाउ दिया जाता है कि वो घर जा सकते हैं, लेकिन सीनियर दोस्त को फिर से रोक लेता है और कहता है कि जब तक तुम बंदूक नहीं उठाओगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी और ना ही तुम घर जा सकते हो। इधर स्टेला चर्च में उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन दोस्त को वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। सीनियर कहते हैं कि तुम एक बार बंदूक उठा दो, लेकिन दोस्त इस बार भी मना कर देता है, जिससे वो ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे देते हैं, यानी कि वो कुछ दिनों तक जेल में ही रहेगा। यहाँ तक कि उसकी परमिट भी कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्त पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके यूनिट के सार्जन उसे समझाने आते हैं, लेकिन उसने कसम खाई है कि वो बंदूक को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम स्टेला को दोस्त के साथ देखते हैं क्योंकि वो उससे मिलने आई थी और वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसको वहाँ से चलने को कहती है और उसे बहुत ही समझाती है कि तुम एक बार बंदूक उठा लो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर भी अपने बात पर अड़ा रहता है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद स्टेला दोस्त के माता पिता को ये सारी बात बताती है, जिससे वो सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब फाइनली वो दिन आता है जहाँ दोस्त का कोर्ट मार्शल होने वाला होता है। फिर सीनियर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी जिद आज तुम्हें जेल भेजवा कर ही रहेगी और तुम्हें कुछ कहना है। तो दोस्त बहुत धीमी आवाज में कहता है कि मुझे अपने देश की सुरक्षा करना है, क्योंकि मेरे फादर ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, अब मुझे भी ऐसे ही करना है, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लूंगा। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोस्त के फादर ने कई सालों बाद आर्मी का यूनिफॉर्म पहना है। वो एक जनरल के पास जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने एक साथ वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी। फिर दोस्त के डर उससे बहुत देर तक बातें करते हैं। बाद वो सीधा कोर्ट मार्शल में पहुंच जाते हैं और वहाँ के सीनियर को वही लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेडिक युद्ध में जा सकता है और वो भी बिना गन के, एक मेडिक के तौर पर। और उस लेटर के नीचे आर्मी के सबसे बड़े सीनियर का सिग्नेचर होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को ये फॉलो ही करना पड़ता है और उन्हें दोस्त के ऊपर लगे सारे आरोपों को हटाना पड़ता है। अब इस चीज के लिए दोस्त अपने फादर को थैंक यू बोलता है और फिर स्टेला से शादी करता है। अब फाइनली वो दिन आता है जहाँ दोस्त को जंग के लिए भेजा जाता है। बीच में दोस्त को कुछ ट्रक आते हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे कई सारे सैनिकों की लाशें पड़ी थी। उन्हें देखकर सभी की रूह कांप जाती है। कुछ देर के बाद एक सोल्जर को इनके कैब में आते हुए देखा और वो वहाँ का दोस्त से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि हमारा मेडिक मारा गया है। तभी स्मिटी उससे पूछता है तुम आए कहाँ से हो, तो वो बताता है कि हेक्सोस। हमने वहाँ 6 बार जाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वहाँ से हमें नीचे गिरा दिया जाता है। कुछ देर के बाद हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जंग हो रही थी। ये एक समुद्र का किनारा है और उसके पहाड़ के ऊपर में जैपनीज बंकर बनाकर हम पे हमला कर रहे हैं और वो हम पे छुप के वार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मार पाना मुश्किल है। अब इन सभी को एक रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ना होता है, लेकिन उससे पहले अमेरिकन सिर्फ दूर से एक गोला मारते हैं, जिससे जापानीज बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो अमेरिकन ने बम इसलिए गिराया था ताकि इन लोगों को ऊपर जाने का टाइम मिल सके। अब ये सभी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ते ही इन लोगों को धुआं और सड़ी हुई लाशें दिखाई देती हैं और उस पर जापानीज सैनिक धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सामने अमेरिकन सैनिक आ गया है।
और ये जानकर वो लोग वहाँ से गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई अमेरिकन सैनिक घायल हो जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है डॉस का काम। वो जल्दी से उन सैनिकों के पास जाते हैं जो कि घायल होते हैं और वो उन्हें मॉर्फिन देता है ताकि उनका दर्द कम हो सके। और इसी बीच उसकी जान जाने ही वाली होती है, अभी स्मिटी उसकी जान बचा लेता है। और ये वही सोल्जर होता है जिसने डॉस को कैब में बहुत मारा था, पर आज ये सभी लोग एक साथ हैं। अब यहाँ पर अमेरिकन ने जापानीज के 2 बंकर फोड़ दिए हैं, लेकिन साथ में ही अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। लेकिन जापानीज पीछे नहीं हट रहे होते हैं और वो सामने से और गोलियां चला रहे होते हैं। और इसी बीच इनके सामने एक धुआं आ जाता है, जिसकी वजह से 2 अमेरिकन सैनिक और घायल हो जाते हैं और एक सैनिक के दोनों पैरों में गोलियां लग जाती है। तभी डॉस आकर उसे नीचे ले जाने लगता है। तभी एक सैनिक आकर कहता है कि इसे एक मॉर्फिन दे तो अब ये बच नहीं पाएगा। तभी वो सैनिक उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये सुनकर डॉस बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उसे छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि उसे उठाकर नीचे पहुंचा देता है। इधर हम देखते हैं कि दुश्मन अब करीब आते जा रहा है। तभी एक सैनिक उनके ऊपर फायर फ्लेम छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सारे सैनिक वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। एक बंकर है जिसमें लगातार गोलियां चल रही होती है। लेकिन तभी एक अमेरिकन सैनिक एक लॉन्चर से पूरा बंकर को ही उड़ा देता है। लेकिन इधर कई सैनिकों की हालत इतनी खराब है कि वो मरने की कगार पर है। लेकिन डॉस हार नहीं मानता। उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेंगे या फिर नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि उस सभी को नीचे उतारना है। वो बीच में छुप कर सभी घायल सैनिकों को एक एक करके नीचे ले जा रहा, और वो भी ना ही गोली चलाए और ना ही गोली खाए। ऐसे ही करते करते सारा दिन ढल जाता है। दोनों तरफ के सैनिक आराम करने के लिए बंकर में चले जाते हैं, जिसमें उसकी मदद स्मिटी करता है। और वो दोनों कई सारे लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं और नीचे पहुंचा देते हैं। उसी रात उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और स्मिटी डॉस से माफी भी मांगता है, जो भी उसने कैंप में उसके साथ किया था। कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे लड़का नहीं देखा जो एक बंदूक ना छूने के चक्कर में इतनी सारी गालियां सुने। तो डॉस उसके पीछे की वजह बताता है और कहता है कि उसके डैड हर रोज शराब पीकर आते थे और उसके माँ को मारते थे, लेकिन एक दिन ये मामला हद से आगे बढ़ गया तो उसने अपने फादर के ऊपर बंदूक तान दिया। और फिर वो पूछता है कि क्या तुमने गोली चलाई? फिर डॉस कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, उस दिन से वो मेरे दिल में हमेशा के लिए मर गए थे। उस दिन के बाद मैंने प्रॉमिस कर लिया था कि मैं आज के बाद गन नहीं उठाऊंगा। डॉस ये सब बता ही रहा होता है कि कुछ जापानीज इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक से डॉस की आंख खुल जाती है और ये दरअसल एक भयानक सपना देख रहा था। और अगले दिन सूरज निकल जाता है और जापानीज भी अपने अपने बंकर से निकल जाते हैं, लेकिन इस बारी उनकी संख्या 2 गुना से भी ज्यादा होती है। वो कुछ ही देर में अमेरिकन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं, जिससे इन लोगों के पास नीचे जाने का और कोई भी रास्ता नहीं बचता। और वो फौरन स्ट्राइक करने को कहते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद सिर्फ वहाँ गोला बारूद फेंकने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर भी जख्मी हो जाते हैं। जो बचे थे वो रस्सी के सहारे नीचे जाने लगते हैं। इसी बीच स्मिटी को गोली लग जाती है और वहीं पर डॉस उसे मॉर्फिन देता है। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। डॉस अपने पतले शरीर के कंधों से भारी भरकम स्मिटी को उठाता है और उसे इस पार ले जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि स्मिटी अब नहीं रहा, वो अब शहीद हो गया है। डॉस उसकी ऐसी हालत देखकर अंदर से बहुत टूट जाता है। वो देखता है कि सभी सैनिक नीचे जा रहे थे, लेकिन वो वहीं स्मिटी के पास ही बैठा रहता है। लेकिन तभी डॉस को एक आवाज आती है कि मेडिक मेरी मदद करो। अब डॉस ने ठान लिया था वो जब तक जिंदा है तब तक वो हर सैनिक को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी जोश के साथ वो हेलमेट को पहनता है और निकल जाता है अपने सैनिकों को बचाने। वहाँ पहुँचने के बाद उससे कई घायल मिलते हैं और वो उन्हें लेकर रिच के करीब आता है। अब सब लोग नीचे जा चुके थे, वो किसकी मदद से इन्हें नीचे ले जाएगा। तभी उसे एक रस्सी दिखती है और वो उसे सैनिक के शरीर में बांध देता है और नीचे लटका देता है। अब नीचे सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे फौरन ही बचा लेते हैं और वो ऐसा कर करके कई सैनिकों को नीचे लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी डॉस को जापानीज देख लेते हैं और उसका बच पाना नामुमकिन था और वो उनसे छुपकर एक बंकर में चला जाता है। दरअसल ये जापानीज का ही बंकर होता है और तभी उसे वहाँ एक जापानीज सैनिक भी घायल मिलता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है बल्कि वो उसको मॉर्फिन और पानी देता है। और वैसे ही करते करते रात हो जाती है, लेकिन अभी भी वो घायल सैनिकों को नीचे भेजता जा रहा था। उसने ना जाने अपने यूनिट के कितने लोगों की जान बचाई थी, लेकिन अब वो बहुत थक चुका है क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। उसके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है और साथ ही साथ उसके शरीर में कई जगह चोटें भी लगी है। लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करता है मुझे इतनी ताकत देना कि मैं एक और सैनिक को बचा सकूं। और वो पूरी रात ऐसे ही लगा रहता है भगवान से प्रार्थना करते हुए और देखते देखते सुबह हो जाती है, लेकिन वो अभी भी रुकता नहीं है। तो उसे वहाँ पर सार्जन और एक सोल्जर भी मिल जाता है जो कि बहुत ही घायल थे। पहले तो डॉस उस सोल्जर को अपने कंधों में उठाकर रस्सी से नीचे भेज देता है। उसके बाद वो सार्जन के पास जाता है। वही नीचे कैंप में सभी लोग हैरान थे, इतने सारे सैनिक आ कहां से रहे हैं। यही लग रहा था कि सारे लोग मर चुके हैं। लेकिन जब यह बात एक सैनिक अपने
कैप्टन को बताता है कि वो डॉस ही है जो पूरी रात घायलों को नीचे पहुंचाता रहा। अब ये सुन के सभी के होश ही उड़ जाते हैं, जिसे वो कायर समझ रहे थे, वो असल में एक महान योद्धा निकला। फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब बचाने की पारी है सार्जन को, लेकिन डॉस इस बार बंदूक को हाथ में उठा लेता है, गोली चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने साथी को बचाने के लिए। डॉस सार्जन को एक कपड़े में लिटा देता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है और पीछे से सार्जन उसे कवर देता है और डॉस जल्दी से उसे रस्सी से लटका देता है, पर वो खुद नहीं आ पाता क्योंकि 20 रास्ते में उसे एक और घायल मिल जाता है, जिसे लेकर वो आखिरकार नीचे आ ही जाता है और उसके पीछे जापानीज सैनिक भी पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ उनकी मदद करते हैं अमेरिकन सोल्जर और वो जैसे ही नीचे आते तो अमेरिकन सोल्जर उसे मार देते हैं। डॉस की बहादुरी को देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि उसने 75 सैनिकों की जान बचाई थी और ये कोई मामूली बात नहीं है। अब वो इस यूनिट का हीरो बन गया था और सारे लोग बड़े इज्जत से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज होता है। अब सीन चेंज होता है नेक्स्ट सैटरडे को और आज के दिन वो कोई भी काम नहीं करता है कि आज उसका प्रे का दिन है। कैप्टन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक महान योद्धा हो और कहते कि तुम्हारे बगैर कोई भी ऊपर जाना नहीं चाहता है, चाहे तुम जितना समय ले लो हम तुम्हारे इंतजार कर। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉस प्रे कर रहा होता है और उसकी यूनिट वाले उसके पीछे इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी से सामने से एक बम आता है जिसे डॉस देख लेता है। अब वो सैनिकों को बचाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, उसे जल्दी से नीचे ले जाया जाता है और आखिरी सांस में डॉस कहता है मेरी बाइबल कहाँ है। दरअसल उसकी बाइबल वहीं पर गिर गई। फिर तभी एक सैनिक कहता है कि आपको नीचे एक नई बाइबल मिल जाएगी, लेकिन डॉस को वही बाइबल चाहिए थी, इसलिए एक सैनिक गोलियों के बीच में से न जाने कहां से उस बाइबल को लाकर डॉस को देता है। डॉस उस बाइबल को लेकर सीने से लगा लेता है और उसी दिन इस जंग का आखिरी दिन होता है क्योंकि इस जंग को अमेरिका ने जीत लिया होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।